हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है दोस्तों। आज हम आ चुके हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर 1947 का पार्ट 2 लेके। इस पूरे लेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था, और पार्ट 1 में बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, तो वो पार्ट पहले जरूर देख लें, उसके बाद ही ये पार्ट देखें। इसमें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में कब किसकी सरकार बनी, कब किसकी सरकार गिरी, हर एक चुनाव में क्या ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलती है जो अभी तक आप जानते नहीं थे। तो हर एक इलेक्शन भारत में जो भी जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए, बहुत जरूरी है जानना, तभी आपका पॉलिटी का जर्नी आसान हो जाएगा। तो वो सारा डिस्कस किया हुआ है इस पूरे लेक्चर में, ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर दिया था कि 1951 का जो फर्स्ट या 1952 का फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कहते हैं, ये 1951 है या 1952 है एक्चुअल में, ये भी पार्ट 1 में पता चलेगा आपको। पर जो भी है, यहाँ से लेकर 1971 तक के सारे इलेक्शंस और हर एक इलेक्शन में क्या ऐसी रोचक चीज़ें हुई हैं, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ। तो पार्ट 1 में जाके पहले जरूर देख लें उसको, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे 1971 के बाद के जो इलेक्शंस हैं उसके बारे में। देखिए, आपको पता है कि 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। अब ये जो इमरजेंसी लागू हुआ था, ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार इमरजेंसी लग रहा था। 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम पे भी इमरजेंसी लगा था, और 1971 में बांग्लादेश वॉर के टाइम पे भी इमरजेंसी लगा था। लेकिन ये जो इमरजेंसी लगा था 1975 वाला, जो कि थर्ड इमरजेंसी है, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि पहले वाले दो जो इमरजेंसी थे वो एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे लगे थे, और ये पहली बार भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पे इमरजेंसी लगाया गया था। ये इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, आपको पता होगा। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और 1977 तक उनकी सरकार रहेगी। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि 1977 में, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का अरेस्ट किया गया था। जब तक कि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठी रही तब तक वो सारे जेल में थे। जबरन नसबंदी, जिसको फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ये किया गया था, जिसमें कई कई सारे लोगों के जान भी चले गए थे, है ना। बहुत सारी दिक्कतें थी वहाँ पे, लोगों का फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हुआ था। तो बहुत वाजिब सा था कि जनता है वो नाराज थी इंदिरा गांधी के सरकार से। और 1977 के चुनाव में आप देख सकते हैं आईएनसीआर को 154 154 सीट्स मिले हैं। आईएनसीआर का मतलब हो गया वही आईएनसीआई, जो इंदिरा गांधी वाला फैक्शन था। ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। इंदिरा गांधी अपना एक अलग विंग बना लेती है कांग्रेस से टूट के, और वो जो पुराना वाला था वो आईएनसीओ कहलाता है, और ये आईएनसीआर कहलाता है, ठीक है, या आईएनसीआई कहलाता है इंदिरा गांधी के नाम पे। देखिए, 1971 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद कायदे से हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है। तो चुनाव 1976 में होना चाहिए था। 1971 से 5 साल जोड़ेंगे तो 1976 होता है। पर जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लागू रहता है तो 1 साल के लिए जितने भी लोग चुनाव होते हैं लोकसभा का, विधानसभा का, उसको डिले किया जा सकता है। तो यहाँ पे इमरजेंसी लागू होने की वजह से 1 साल के लिए डिले किया गया, और 1970 में चुनाव हुआ, और नतीजा निकल के आया कि जो जनता पार्टी थी 295 सीट्स के साथ बहुमत हासिल करती है। अब ये जनता पार्टी में बहुत सारे सरकारें मिलके, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जनता पार्टी बनाई थी, जिसमें से एक था भारतीय जनसंघ, जो 1951 में स्थापना हुआ था, जिसके फाउंडर में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसमें एक हैरान करने वाली बात है, जो कि मैंने आपको पहले भी पार्ट में बताया था, कि 1971 में भी और 1977 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ओरिजिनल वाला पार्ट था, जिसको आईएनसीओ कहते हैं, ओ का मतलब ओरिजिनल नहीं, यहाँ पे ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, पर ओरिजिनल का मतलब वही जो पार्टी चलते आ रही थी, उसके जो सीनियर लीडर्स थे, मोरारजी देसाई, के कामराज, जो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी से खुश नहीं थे, इंदिरा गांधी ने अपना अलग फैक्शन बना लिया था, वो क्या करते हैं, भारतीय जनसंघ के साथ आ जाते हैं। यानी कि ये भी आप देख सकते हैं कि भारत में एक तरीके से भारतीय जनसंघ ये वही पार्टी है जो आगे चल के बीजेपी बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी बनने वाली 1980 में। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि देश में ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा है, पर ये ओरिजिनल आज वाला जो कांग्रेस है वो नहीं है, तो ओरिजिनल वाला कांग्रेस था, है ना, वो वाला कांग्रेस है, ठीक है। तो इसमें जनता पार्टी कहलाते, ऑब्वियसली आईएनसीओ हो गया, भारतीय जनसंघ हो गए, है ना, भारतीय लोक दल बोल के आता है, जिसमें चौधरी चरण सिंह, आपको चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे मिलके जनता पार्टी बनाते हैं, और जनता पार्टी में एक्चुअली में जो जिस लोगों पे चुनाव लड़ती है वो भारतीय लोक दल, जो चौधरी चरण सिंह का पार्टी था, वही किसान और 2 बैल के साथ जो लोगो आता है, उस लोगों के साथ ही चुनाव लड़ी थी, और ये जीत जाते हैं। और जीतने के बाद भारत में मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और साथ में 81 साल के उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री का भी रिकॉर्ड तब तक के लिए इनके पास आ गया था, ठीक है। तो 1977 में इमरजेंसी के वजह से इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है, और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यानी कि पहली बार देश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी, और फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री देश के बने मोरारजी देसाई। हालांकि ये सरकार ज़्यादा समय चल नहीं सकती। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, सीपीआई सीपीआईएम, सीपीआई के सीट्स में गिरावट है। अगर हम पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सीपीआई का जो सीट है ना, वो 27, 29 ऐसे चल रहा था, 23, 23, और यहाँ पे
एक गिरावट देखने को मिलता है, पर सीपीआईएम के सीट में ऐसा कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। सीपीआईएम, मैंने बताया था कि सीपीआई का ही एक सीपीआई से ही 1964 में टूट के सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक अलग पार्टी बन जाती है। मतलब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि मिला जुला के सीपीआई या सीपीआईएम के वोट, अब इनके बारे में मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, ये जो सीपीआई और सीपीआईएम है मिला जुला के इनका पकड़ एक जैसा ही है, यानी कि जो कम्युनिज्म वाले आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो इंटैक्ट है, वो हमेशा इनके साथ अपना सपोर्ट बनाए रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब सारा इधर ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बीजेपी जीत जाएगी, कभी कांग्रेस जीतेगी, आप देख ही रहे हैं, पर कम्युनिज्म का जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से स्टेगनेंट है ना। ये सारे सीट्स इनके लगभग एक जैसे आ रहे हैं। इनफैक्ट आगे चल के तो सीपीआईएम का आपको बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, भले सीपीआई का गिर रहा होगा पर सीपीआईएम का सपोर्ट बढ़ते हुए दिखेगा। ये पार्टी 35 साल के लिए वेस्ट बंगाल में रूल करके भारत की पहली ऐसे नॉन कांग्रेस पार्टी बन गई थी जो 35 साल विधानसभा में रूल करी थी बंगाल का। ठीक है, सीपीआईएम, इसके ज्योति बसु एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे। ठीक है, एनीवे टॉपिक पे आ रहे हैं। तो फिर से दोबारा 1977 में सरकार बन जाती है। कायदे से 5 साल तक सरकार चलनी चाहिए, 1980 तक चलनी चाहिए थी, 1982 तक चलनी चाहिए थी, पर बीच में ही सरकार गिर जाती है क्योंकि इसमें जो आपस में कई सारे लोग थे, मैंने बताया कि इनके बीच आपस में बन नहीं रही होती, कई सारे पार्टीज मिलके जनता पार्टी बनाए हुए थे, भारतीय जनसंघ अलग हो जाता है, सभी अलग अलग हो जाते हैं। 1980 में सरकार गिर जाती है क्योंकि आपस में बनती नहीं है। ये हमेशा से देखा गया है कि जो अलाइंसेज होते हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है, जो गठबंधन की सरकार होती है, उनके साथ ये बहुत नया, कोई बहुत रेयर कोई ऐसा इशू है नहीं कि हमेशा देखने को मिला है कि आपस में कभी मनमुटाव होता है और सरकार गिर जाती है। यही होता है। 1980 में फिर से चुनाव होता है और इस बार फिर से इंदिरा गांधी का देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 सीट का बढ़ोतरी है। यानी कि जनता को समझ में आता है कि जो भी है भाई, एट द एंड सरकार चलाना कांग्रेस की बस की बात है, अभी इनसे सरकार चल नहीं रही है। तो आईएनसीआर को 353 सीट्स मिलते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन का इंप्रूवमेंट है, 154 से 353, ऑलमोस्ट 200 सीट का गेन है यहाँ पे। जनता पार्टी है ना, वापस से देखिए 295 से 31 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जनता पार्टी सेक्युलर है, आपको ध्यान देना है, ये चौधरी चरण सिंह वाला ही पार्टी है। ठीक है, आगे चल के भारतीय लोकदल का नाम जनता पार्टी सेक्युलर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें जगजीवन राम से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे वो भी शामिल हो जाते हैं। कम्युनिज्म के बारे में तो मैंने बता ही दिया। अब आते हैं 1984। 1980 से लेकर 84 तक चलता है और 1984 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होता है देश में जिसको कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। खालिस्तानी मूवमेंट एकदम जोर शोर से चल रहा था। उसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले के सपोर्टर्स थे और ये गोल्डन टेम्पल में, जो कि अमृतसर में आपको पता ही होगा, वहाँ पर जाके छुपे हुए थे और इंदिरा गांधी ने उनको मारने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाने जाते हैं और वो ऑपरेशन कामयाब भी होता है। खालिस्तानी सपोर्टर वहाँ पे मारे जाते हैं बहुत सारे। और इसके बाद नतीजा ये होता है कि इंदिरा गांधी को लगता है कि पंजाब में, सिंस ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नाराज थे कि आपने कैसे आर्म्ड फोर्सेस को घुसा दिया, वहाँ पे बंदूक वगैरह लेके गोलीबारी करी, जो उनका इतना पूजनीय स्थल है उस पर पूरा खून के छींटे पड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली उनके सेंटिमेंट हर्ट होना बहुत आम बात था। और इंदिरा गांधी को लगा जो आने वाले समय में पंजाब का जो चुनाव होने वाला था विधानसभा में, वहाँ हार जाएगी, तो इसके लिए एक तरीके से उन्होंने पंजाब के जनता को ऐसा दिखाने के लिए कि हमें आपके प्रति कोई ऐसा नफरत नहीं है, वो तो हमें करना था, सरकार को जो करना था इस मूवमेंट को रोकने के लिए वही किया, और हम आपसे नाराज नहीं, ये दिखाने के लिए अपने 2 सिख बॉडीगार्ड रख लिए थे, है ना, ऑब्वियसली, ताकि पंजाबी लोगों को का जो सेंटिमेंट हर्ट हुआ है उसको थोड़ा बहुत पेसिफाई किया जा सके। इवेंचुअली होगा ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से, वो जो दोनों सिख बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दिया, असैसिनेट कर दिया, और 1984 में इंदिरा गांधी का डेथ होता है और उसी के बाद तुरंत चुनाव होता है। और इस चुनाव में फिर आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, यानी कि वही इंदिरा गांधी वाला INCI को 404 सीट मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत जरूरी है कि जो 1980 वाला चुनाव हुआ था, है ना, ये वाला 1977 में कांग्रेस हार गई थी और 3 साल बाद जो जनता पार्टी की सरकार थी गिर जाती है और वापस से जो 1980 का चुनाव होता है, यहाँ पे इनके जो छोटे बेटे इंदिरा गांधी के, संजय गांधी, वो हालांकि अमेठी से चुनाव जीत जाते हैं, पर 6 महीने के अंदर ही उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो जाता है। तो जो अगले सक्सेसर माने जा रहे थे इंदिरा गांधी के, वो अब नहीं रहे, तो बड़े बेटे राजीव गांधी चुनाव में आते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं था एज कम्पेयर टू संजय गांधी, वो ज़्यादा एक्टिव थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे। इनफैक्ट कोई मिनिस्ट्री नहीं होने के बावजूद भी संजय गांधी ज़्यादातर जो डिसीजन थे कांग्रेस के वही लेते थे। राजीव गांधी उतना ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये अपने आप में कितना रोचक सा चीज़ है कि जिस इंसान को सबसे कम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वाला प्रधानमंत्री बोला जाता है, उसके पास ही आज तक का एकमात्र 400 का आंकड़ा क्रॉस करने का रिकॉर्ड, पहली बार और अभी तक का आखिरी बार है कि भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, और ये INC की थी। ऑब्वियसली बात है ये सेंटिमेंट वोटिंग था, क्योंकि इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोगों का सिंपैथी था कांग्रेस के प्रति और राजीव गांधी को इसका फायदा मिलता है।
और बीजेपी का सीट देख सकते हैं। बीजेपी ऑब्वियसली 1980 में बताया मैंने, जब ये जनता पार्टी टूट जाती है तो भारतीय जनसंघ जो था वो टूट के अलग होके भारतीय जनता पार्टी बन जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसमें लोग लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लीडर होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करते हैं। और 1984 में सिर्फ 2 सीटें मिलती है ना। अब जनता पार्टी जो रहेगी ओरिजिनल वाले जो अलग नहीं हुए थे उसमें तो 10 है, कम्युनिज्म के बारे में बात नहीं करने वाले, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। फिर 5 साल बाद 1989 में चुनाव होता है और देखिए फिर से कितना उलटफेर हो रहा है। कांग्रेस को जो 400 सीटें मिली थी इस बार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। इसके पीछे रीजन है कि ये 5 साल का जो पीरियड था इसमें कई सारे एलिगेशंस लगे थे कांग्रेस पे, जैसे बोफोर्स स्कैम हो गया, साहबानो केस था, मतलब काइंड ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट के इल्जाम लगे थे बहुत सारे। इनके ही खास एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है जिनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, जो कि राजीव गांधी के अंडर ही फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मिनिस्ट्री यानी कि दोनों पोर्टफोलियो अकेला संभालते थे। फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और डिफेंस मिनिस्टर भी थे। उन्होंने खुद राजीव गांधी के खिलाफ कई बार ऐसा क्रिटिसाइज करा ये स्कैम्स वगैरह को लेके, और इवेंचुअली उनको किक आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया, और वही चल के आगे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब उन्होंने राजीव गांधी को क्रिटिसाइज करा, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और उनको कैबिनेट से किक आउट कर दिया जाता है, और उसके बाद वो अलग जनता दल बोल के पार्टी के फाउंडर बनते हैं, और वही पार्टी का इवेंचुअली आगे चल के बीजेपी के सपोर्ट से गठबंधन में सरकार बनती है। पर इसी के दौरान देखिए अगला चुनाव जो कि 5 साल बाद होना चाहिए था पर 2 साल में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी में 2 साल के अंदर ही, उसमें 1 साल के अंदर ही वीपी सिंह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना सपोर्ट खींच लेती है और वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है ना। ये जो जनता दल के साथ सपोर्ट में सरकार बनाया था बीजेपी और जनता दल ने, वो सरकार गिर जाती है। और बीच में 1 साल के लिए चंद्रशेखर, क्योंकि बीजेपी अपना सपोर्ट जनता दल को खींच के वापस से चंद्रशेखर की पार्टी को सपोर्ट देते हैं, और चंद्रशेखर की पार्टी है वो सरकार बनाने में कामयाब होती है। और 1 साल के लिए 1991 में इवेंचुअली ये भी कोalition टूट जाता है और 1991 में दोबारा चुनाव होगा। अब इसी चुनाव के रैली के दौरान चुनाव में प्रचार कर रहे थे और वहीं पे राजीव गांधी को एसेसिनेट कर दिया जाता है। वो तमिल इलाम वाला मैटर है, उस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत तो जाती है, पर इस बार गांधी फैमिली से कोई ऐसा नहीं बचा हुआ था, कोई ऐसा इंसान नहीं बचा हुआ था जो कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को ओपन किया गया था। इनके टाइम पे ही पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी वाला अमेंडमेंट है ना, ये भारत में लाया गया था, और भारत में 72nd और 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किया गया था। यानी कि बेसिकली भारत को 2 टियर से 3 टियर गवर्नमेंट बनाया गया था। यहाँ पे बीजेपी को 120 सीट मिलता है, यानी कि देखिए पहले 2 सीट था, 2 से 85 हुआ, 85 से 120 हो गया। ये पूरा वो टाइम था जब भारत में ये मंदिर मस्जिद का जो मैटर था है ना, अयोध्या में आपको पता ही होगा, राम जन्मभूमि का जो मैटर था, ये पूरा जोर पकड़ रहा था और हिंदुत्व का सपोर्ट बीजेपी को मिलने लग रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि ग्रोथ साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जनता दल का सीट बहुत रिड्यूस हो चुका है। मेनली आपको ध्यान देना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव के अंडर सरकार बनाती है। ये भी गठबंधन की सरकार थी, फुल मेजोरिटी नहीं है, आपको ये ध्यान देना। ठीक है, अब हम आते हैं अगला 1996 है ना। देखिए फिर क्या होगा, 1991 से 5 साल सरकार चलेगी, 1996 में दोबारा चुनाव होगा, और इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 140 मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 160 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें लेके आई है कांग्रेस से। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हिंदुत्व का जो सपोर्ट था, काइंड ऑफ जो हिंदुत्व विचारधारा था वो थोड़ा सा रफ्तार पकड़ रहा था, और उसका फायदा बीजेपी को देखने को मिलता है, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है। HD देवेगौड़ा और भी अलग अलग पार्टी थे जिनके साथ गठबंधन में सरकार बनती है। पर 2 वीक के अंदर 2 सप्ताह के अंदर ही ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है, और फिर देवेगौड़ा जी 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं और 1 साल के लिए फिर इंद्र कुमार गुजराल रहते हैं। मतलब ये वो टाइम था जहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब सरकार किसकी बन रही है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बने जा रहे हैं, है ना, ये ऐसा हिसाब किताब था। ठीक है, 1998 में दोबारा चुनाव होता है, दोबारा चुनाव होएगा, पर इस बार भी बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। पर यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने चलती है, यानी कि 1 साल के आसपास ही चलती है, और ये सरकार भी गिर जाएगी। और 1999 में दोबारा जब चुनाव होगा तो इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और ये पहली बार ऐसा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे पहली बार भारत में होगा कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अपना फुल 5 साल का टर्म कंप्लीट करने में कामयाब रही थी। ठीक है, और इसके बाद से ऑलमोस्ट एक तरीके से देख सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनने वाले हैं, सिंगल पार्टी ऑफ गवर्नमेंट बनेंगी नहीं, और बीच में एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि सरकार हो। 1999 के बाद अगला चुनाव 2004 में होगा, और यहाँ पे फिर अटल बिहारी वाजपेयी हारेंगे, और इसके बाद
इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीटों में अंतर नहीं है, सरकार बनेगी, सरकार बनते हैं और प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी बनते हैं। फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, फिर से देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का सीट काफ़ी है, बीजेपी का भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम लेवल पे ही चल रहा है। और यहाँ 2009 में फिर से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे और ये पहली बार हुआ था जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद कि कोई प्रधानमंत्री 2 पूरे फुल टर्म कंप्लीट कर पाया था, वो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। ठीक है, फिर 2014 में चुनाव होगा और यहाँ से जो आप देख सकते हैं जो फॉल है 2014 वाला चुनाव में और 2019 वाला चुनाव में जो ड्रॉप है कांग्रेस का, वो 206 सीट से 44 सीट पे आ गए थे 2014 में और 2019 में 52 सीट। और मैंने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि भारत में जो ऑपोजिशन का डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो ये कहता है कि सेकंड हाईएस्ट वोटेड पार्टी होना चाहिए आफ्टर द रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस। साथ में मिनिमम 10% सीट्स होने चाहिए, यानी कि लोकसभा में अगर 543 सीटें हैं जो कि थी 543, तो उसका 54.3 निकलता है 10%, यानी कि 55 सीटें कम से कम होनी चाहिए, तभी आप सही मायने में संविधान के आधार से सही मायने में आप अपोजिशन कहला सकते हैं। कांग्रेस लगातार 2 बार अपोजिशन नहीं बन पाई, मतलब देश में कायदे से देखा जाए संवैधानिक हिसाब से तो लगातार 10 साल ऐसा था जब देश में अपोजिशन ही नहीं था। ठीक है, तो ये फॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बीजेपी का राइज आप देख सकते हैं, ये 2009 में 116 था, 2014 में 282 हो गया है ना, 282। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी का जो लहर था, नरेंद्र मोदी वेव है ना, ये इसका परिणाम यहाँ पे देखने को मिलता है। और 2019 में तो 300 से भी ज़्यादा पार हो गया और ये बहुत सालों बाद हुआ था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 300 से ज़्यादा सीट क्रॉस किए थे, ये राजीव गांधी के 404 वाले के बाद। ठीक है, और 2024 में भी आपको दिख रहा होगा कि हालांकि इस बार फाइनली कांग्रेस ऑपोजिशन बनने में कामयाब हुई है, 99 सीट्स हैं, पर बीजेपी ने अपने गठबंधन में सरकार बना लिया। बहुत सारे नीतीश कुमार के साथ टीडीपी जो कि चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है उसके साथ मिलकर सरकार बनाने में सही है। अब ये 2029 तक चलेगा ना, बीच में अगर नहीं गिरता है तो, और उसके बाद का फिर हम कभी और देखें। तो आई होप इतना सारा क्लियर हो गया हो। अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो आप भारत में हर एक ये वीडियो 1 या 2 बार देख लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए कि कब किसकी सरकार रही, कौन से कारण थे जिसकी सरकार गिरी, है ना, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है हर एक चुनाव में। इस तरीके से आप कांग्रेस का और बीजेपी का ग्रोथ को साथ में ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश का आइडियोलॉजी किस तरफ जा रहा है, काइंड ऑफ समझ में आता है। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि एंड में आते आते बीजेपी का सीट बढ़ता जा रहा है, 282 हो गया, 303 हो गया, 240 है। और वहीं पे कम्युनिज्म को जो सपोर्ट मिलता था लंबे समय से, जो काफ़ी सीटें मिल रही थी कम्युनिस्ट पार्टीज़ को, ये थोड़ा सा कम होने लग रहा है ना। ये कम्युनिज्म जो विचारधारा है काइंड ऑफ वो रिलीजन से थोड़ा सा दूर रहता है। तो भारत में हम एक तरीके से मूड भी समझ सकते हैं इससे कि लोग अपने धर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। यही कारण है कि कम्युनिज्म का सपोर्ट गिरता जा रहा है। मतलब जैसे एक काइंड ऑफ एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, लोग उसके तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिज्म का सपोर्ट गिरेगा। और भारत में यही देखने को मिल रहा है कि लगातार बीजेपी के सीट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। का एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है, आपको पता ही होगा, तो वैसे ही साथ साथ में कम्युनिज्म का सपोर्ट गिरता जा रहा है ना। ठीक है, तो आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हो, आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद आप पॉलिटी में चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे या कोई भी बिल पास हुआ, लॉ पास हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।